हम लोग ये स्टैंडर्ड कंपैरिजन इंटीग्रल डिस्कस कर रहे थे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी 1/x - a⁻n dx। तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि n = 0 के लिए हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करता है, क्योंकि हमें प्रॉपर इंटीग्रल मिल रहा था। फिर n<0 के लिए भी हमें एक प्रॉपर इंटीग्रल मिल रहा था, तो दैट्स वाई चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इंटीग्रल कन्वर्जिंग नेचर का ही होगा। फिर n>0 के लिए हमारे पास दो केसेस होंगे, n = 1 एंड सेकेंड केसेस n not = 1। और इसमें मैंने आपको बताया था कि 0 से 1 तक ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करेगा, और 1 से इंफिनिटी में डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। तो वो कैसे शो करेगा मैं पूरा सॉल्व करने के बाद आपको बताऊंगा। अब n = 1 के लिए हमने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया था कि n = 1 के लिए जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्जिंग नेचर का है। अब n not equal के लिए हम देखेंगे। हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b 1/x - a⁻n dx। तो सिंस लोअर लिमिट जो है इंटीग्रेशन की उस पर हमारा इंटीग्रल इम्प्रॉपर नेचर का हो रहा है, तो उसकी जगह पर हम t पुट कर देंगे और बाहर लिख देंगे लिमिट t टेंडिंग टू a+। तो हमें मिल जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू a+ इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू b x - a⁻n dx। तो मतलब ये डिनोमिनेटर में जो था x - a⁻n, तो उसको हमने न्यूमरेटर में ले जाकर x - a⁻n लिख दिया। अब देखो n not = 1 के लिए हमें पता है कि x - a⁻n का इंटीग्रेशन क्या होगा। सो इट विल बी x - a⁻n+1 डिवाइडेड बाय -n+1, और -n+1 को आप 1 - n लिख सकते हो। तो हमारा इंटीग्रेशन हमें मिल गया x - a⁻1 - n डिवाइडेड बाय 1 - n। अब उसको ही हम यूज करेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू a+ x - a⁻1 - n डिवाइडेड बाय 1 - n, और अपर लिमिट है b, लोअर लिमिट है t। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। हमें मिल जाएगा b - a⁻1 - n डिवाइडेड बाय 1 - n माइनस इस एक्सप्रेशन में हम लोअर लिमिट t की वैल्यू पुट करेंगे। इट विल बी t - a⁻1 - n डिवाइडेड बाय 1 - n। तो 1 - n तो कॉमन ही था, इसलिए डिनोमिनेटर में 1 - n हमने कॉमन ले लिया। अब देखो b - a⁻1 - n जो है ये एक फाइनाइट वैल्यू हमें देगी ये टर्म, और 1 - n जो है डिनोमिनेटर में उसका भी फाइनाइट वैल्यू ही होगा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो बाउंडेड या अनबाउंडेड सिर्फ ये सेकेंड टर्म की वजह से हो सकता है, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू इनफाइनाइट या फिर कोई फाइनाइट वैल्यू ये सेकेंड एक्सप्रेशन की वजह से मिल सकती है, t - a⁻1 - n की वजह से। क्योंकि देखो लिमिट t टेंडिंग टू a है, तो a - a हमारा 0 हो जाएगा। अब सिंस ये सेकेंड टर्म में t - a 0 हो रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ पावर ये टर्म फाइनाइट होगी या फिर इनफाइनाइट होगी। मतलब अगर 1 - n जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 0 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो इट विल बिकम 1/0 विच विल बी इनफाइनाइट। और 1 - n जो है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0, तो फिर इसका आंसर 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म फाइनाइट वैल्यू हमें देगी। तो नेक्स्ट हम सब केसेस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है n<1। अब देखो n<1 अगर होगा, मतलब ये जो हम केस स्टडी कर रहे हैं n not = 1 में, उसमें दो सब केसेस हमने बनाए, n<1 और n>1। क्योंकि n = 1 पे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो हमारा इंटीग्रल है वो डाइवर्जिंग नेचर का है। तो फर्स्ट सब केस जो है n not = 1 में वो है n<1। अब n<1 अगर होगा तो ये जो सेकेंड टर्म का पावर है 1 - n वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो 1 - n विल बी ग्रेटर देन 0, सो t - a⁻1 - n जो टर्म है वो 0 बन जाएगा। पूरा एक्सप्रेशन जो है वो हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी उसकी। दैट्स वाई इंटीग्रल जो है वो हमारा कन्वर्जिंग नेचर का होगा। तो यहां पर लिखा है इंटीग्रल इज कन्वर्जिंग फॉर n<1। अब n>1 अगर होगा, तो फिर ये 1 - n की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी 1 - n <0 होगा, जिसकी वजह से ये सेकेंड टर्म हमारा बन जाएगा 1/0। सो 1 - n<0 होगा, और t - a⁻1 - n 1/0 बन जाएगा, विच विल बी इनफाइनाइट। हेंस ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी हमें अनबाउंडेड वैल्यू मिलेगी। फॉर n>1 जो हमारा इंटीग्रल है वो डाइवर्जिंग नेचर का है। तो देखो मैंने n>0 के लिए आपको पहले ही समझाया था
कि दो केसेस होंगे n इक्वल टू 1 और n नॉट इक्वल टू 1। और मैंने आपको बोला था कि 0 से 1 तक एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करेगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और 1 से इंफिनिटी में दूसरा बिहेवियर शो करेगा। तो आप देख सकते हो कि n इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक जो हमारा इंटीग्रल है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, क्योंकि देखो n ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जिंग नेचर है और n इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्जिंग नेचर है। लेकिन 0 से 1 तक, मतलब 1 को अगर आप इंक्लूड ना करो और 0 से 1 तक देखो तो कन्वर्जिंग नेचर का है, क्योंकि यहां पर ही हमने देखा कि n लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज कर रहा है। लेस देन 1 मतलब 0 से लेकर 1 तक, n इक्वल टू 0 तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कन्वर्ज ही कर रहा है। सो ये मैंने फाइनल समरी बनाई है। तो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल था इंटीग्रेशन फ्रॉम e टू बी 1 अपॉन x माइनस ए टू द पावर n dx। तो n लेस देन इक्वल टू 0, यानी लेस देन इक्वल टू 0 के लिए जो हमारा इंटीग्रल है वो प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा था और कन्वर्जेंट नेचर का होगा। फिर n ग्रेटर देन 0 के लिए हमने वेरियस केसेस देखे थे। तो पहले तो n लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट नेचर का था। फिर इक्वल टू 1 यानी कि 1 से इंफिनिटी पूरा इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट नेचर का था, तो वो लिख दिया। n इक्वल टू 1 के लिए इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट नेचर का है और n ग्रेटर देन 1 के लिए भी डाइवर्जेंट नेचर का है। तो इसको आप सिंपल टर्म्स में समझ सकते हो कि फॉर n इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंस केस होगा और बाकी सारी वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट केस होगा।